मनहुआ की शुरुआत ही एक काफी हैवी और डिस्टर्बिंग सीन से होती है। हम एक बैटल फेरी के अंदर का सीन देखते हैं। जगह बंद है, हवा में टेंशन फील होता है। यहाँ दो लोग मौजूद हैं। उनमें से एक आदमी घुटनों पर बैठा हुआ है। उसका पोस्चर बताता है कि वो हार चुका है, थक चुका है। और उसके बिल्कुल सामने एक दूसरा आदमी खड़ा है, हाथ में तलवार, जो सिर्फ थोड़ी देर पहले खून से रंगी हुई लगती है। अगले सीन में वही खड़ा हुआ आदमी आगे बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। तलवार पर अभी भी ताज़ा खून लगा हुआ है और उसकी चाल में कोई हिचकिचाहट नहीं। वो शांत, ऑलमोस्ट बी इमोशनल आवाज में बोलता है कि हीरो होने के बावजूद भी तुम आज मेरे सामने घुटनों पर हो। वो कहता है कि अगर तुम अपनी कंफर्टेबल जिंदगी में रहकर सिर्फ अपना काम करते, अगर तुमने हीरो बनने का रास्ता चुना ही ना होता, तो शायद ये दिन कभी आता ही नहीं। इसके बाद एक क्लोजअप सीन आता है, जहां वो अपनी तलवार से खून पोंछ रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान होती है। वहीं वो बोलता है, हिडन रिचर्ड, एक टूटता हुआ सितारा। यहीं पर हमें पता चलता है कि जो आदमी घुटनों पर बैठा हुआ था, उसका नाम हिडन रिचर्ड है। हिडन अपनी बची खुची ताकत जोड़कर बोलता है और उसकी आवाज में दर्द भी है और शौक भी। वो कहता है, जूलियन, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? जूलियन बिना किसी इमोशन के जवाब देता है। वो कहता है कि तुम और बेहतर कर सकते थे, क्योंकि तुम एक हीरो थे, लोगों ने तुम पर भरोसा किया था। इसके बाद जूलियन अपनी चमकती हुई तलवार को देखता है, जैसे वो खुद भी किसी बात पर विचार कर रहा हो। तब हिडन गुस्से और बिट्रेयल के साथ बोलता है कि जूलियन एक बेरहम इंसान है और वो ये काम अपने फॉर्मर मेंटर के साथ कैसे कर सकता है। जूलियन कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है, फिर उसके चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल वापस आती है। वो धीरे से अपनी तलवार ऊपर उठाता है और कहता है कि ये सब उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता। अगले ही पल वो तलवार चलाता है। सीन में दिखाया जाता है कि हिडन रिचर्ड का सर उसके शरीर से अलग होता है और जमीन पर गिर जाता है। इसी मोमेंट पर कहीं दूर से एक आवाज सुनाई देती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तब सीन अचानक बदल जाता है। हम रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को दोनों हाथों से पकड़ के देख रहा होता है, जैसे उसकी आंखों के सामने कुछ टूट गया हो। वो लगातार बोल रहा होता है कि ये सब गलत है, हिडन रिचर्ड को लोग ऐसे मार ही नहीं सकते। यहीं पर रिवील होता है कि जो कुछ भी हमने अभी देखा, वो सब एक वीडियो गेम के अंदर हो रहा था। उस गेम का नाम होता है लेट्स किल द डीमन लॉर्ड। मेन कैरेक्टर इमोशनल हो जाता है और बताता है कि हिडन रिचर्ड सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो नॉर्थ फ्रंट का हीरो था, जो लोगों के लिए उम्मीद बना, उनके सबसे डार्केस्ट टाइम में उनके साथ खड़ा रहा। वो एक लिविंग लेजेंड था, एक नोबल इंसान और साथ ही एक बहुत पावरफुल डीमन हंटर भी। और फिर भी डेवलपर्स ने उसी कैरेक्टर को, जो इस गेम का मेन पिलर था, इतनी बुरी तरह मार दिया। वो भी उसके ही स्टूडेंट अब विलन बने जूलियन के हाथों। गुस्से में मेन कैरेक्टर अपनी टेबल पर मुक्के मारने लगता है, डेवलपर्स को ब्लेम करता है और कहता है कि उन लोगों को आइडिया भी नहीं है कि उसने इस गेम में कितना टाइम और पैसा लगा दिया। तब उसकी स्क्रीन पर एक नया ऑप्शन दिखाई देता है, लेट्स प्ले एज द डीमन लॉर्ड, प्री ऑर्डर अवेलेबल। ये देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वहीं से वो डिसाइड करता है कि अब वो खुद गेम में उतरकर जूलियन को खत्म करेगा। वो अपनी एक नई आईडी बनाता है, सीओली, जो रैंक 1 प्लेयर होती है। गेम बताता है कि उसने 5 सालों में लगभग 20,000 घंटे गेम खेला है और टोटल 38 मिलियन वॉन खर्च किए हैं। उसके बाद कमेंट सेक्शन दिखाया जाता है, जहां लोग जूलियन को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। कोई उसे प्रोडिजी बोल रहा होता है, कोई उसके विलन बनने को कूल कह रहा होता है। ये सब देखकर मेन कैरेक्टर और भड़क जाता है और वो खुद कमेंट करता है कि ये सब बकवास है। वो कीबोर्ड पर टाइप करता है, वो कूल नहीं है, वो सिर्फ एक विलन है। मेन कैरेक्टर गुस्से में कमेंट करता है और कहता है, मुझसे बकवास मत करो, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल विलेन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद वो कहता है कि उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि एक 4 आइज कैरेक्टर को लोग मेन कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं। इसी वजह से वो एक फैसला लेता है और कहता है कि वो अपना प्री ऑर्डर कैंसिल कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर अपनी स्क्रीन पर क्लिक करता है और प्री ऑर्डर कैंसिल कर देता है। तुरंत एक नोटिफिकेशन आता है, आपने अपना प्री ऑर्डर सफलतापूर्वक कैंसिल कर दिया है। मेन कैरेक्टर थोड़ी देर शांत रहता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैंने इस गेम को खेलते हुए सच में बहुत एंजॉय किया था। लेट्स किल द डीमन लॉर्ड। फिर वो कहता है, मार्च से मैं इस गेम को पूरी तरह छोड़ रहा हूं और सच कहूं तो मुझे उम्मीद है कि हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर वो बिस्तर पर लेट जाता है और बोलता है, बाय फॉरएवर। इसके बाद गुस्से में कहता है, भाड़ में जाइए गेम, ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट, ट्रैश और गार्बेज है। लेकिन अगले ही पल वो खुद मानता है,
फिर भी इसके ग्राफिक्स वाकई बहुत अच्छे थे और इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफ़ी शानदार थी। वो आगे कहता है कि जब से उसने ये गेम खेलना शुरू किया था, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह गेम के अंदर ही थकाने वाली बन गई थी। इसीलिए ये फैसला गेम छोड़ने का शायद उसे उस ट्यूटोरियल विलन को भूलने में मदद करेगा। इसके बाद सीन बदलता है। मेन कैरेक्टर बाहर होता है और एक छोटे से पौधे को पानी दे रहा होता है। वो पौधे से बात करते हुए कहता है, अब बस तू ही है जिसका मुझे ध्यान रखना है। वो सोचते हुए कहता है, मैं पहले सोचता था कि बूढ़े लोग इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो उस घटिया गेम जैसा मत बनना, अच्छे तरीके से बढ़ना। उसी समय पीछे से एक मैसेज नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है। मेन कैरेक्टर रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, हूँ, ये क्या था? वो अपने पीसी की तरफ देखता है और देखता है कि एक मैसेज आया हुआ है। मैसेज आता है लेट्स किल द डीमन लॉर्ड की तरफ से। मेन कैरेक्टर हैरानी में कहता है, क्या ये डेवलपर की तरफ से है? वो मैसेज खोलता है। उधर से लिखा होता है, मैं इस गेम का एक डेवलपर हूँ, क्या तुम सियोली ही हो जो पिछले 5 सालों से ये गेम खेल रहा था? मेन कैरेक्टर थोड़ा चौंकता है और रिप्लाई करता है, हाँ मैं ही हूँ। अगला मैसेज आता है, हमने नोटिस किया है कि तुमने डीएलसी का प्री ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। इससे लगता है कि तुम स्टोरी की दिशा से खुश नहीं थे। ये पढ़कर मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है, कहीं ये लोग मेरे रिफ्यूज़ल को भी रिफ्यूज़ तो नहीं कर देंगे? अब क्या होगा? तभी एक और मैसेज आता है, मिस्टर ली, क्या आप इस गेम की स्टोरी लाइन बदलना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस लिंक पर क्लिक करके लॉगिन करें। मेन कैरेक्टर कुछ पल हिचकिचाता है, फिर जिज्ञासा में आकर लिंक पर क्लिक कर देता है। अगले ही सेकंड उसके कंप्यूटर से एक तेज सफ़ेद रोशनी निकलती है। मेन कैरेक्टर घबराकर कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है ये मुझे अपने अंदर खींच रहा है। वो तुरंत पीसी बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन कंप्यूटर शटडाउन ही नहीं होता। वो घबराहट में कहता है, ये तो काम ही नहीं कर रहा। अगले सीन में पीसी अचानक से बंद हो जाता है और मेन कैरेक्टर कंप्यूटर के सामने से गायब हो चुका होता है। उसकी आवाज़ आती है, ये क्या हो गया? मुझे सब कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन कैसे? अचानक धड़ाम, वो जमीन पर गिरता है। मेन कैरेक्टर दर्द में कहता है, आह, मैं कहाँ हूँ? वो चारों तरफ देखता है और सदमे में कहता है, ये जगह, ये तो बिल्कुल वही जगह है जहाँ हिडन और जूलियन ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। तभी उसे एक बिच्छू जैसा डीमन दिखाई देता है जो बिना किसी चेतावनी के मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है। मेन कैरेक्टर चिल्लाता है, रुको, ये तो वही स्कॉर्पियन डीमन है जो लेट्स किल द डीमन लॉर्ड में था। उसी पल उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुल जाती है जिसमें उसके कैरेक्टर की डिटेल्स दिखाई जाती हैं। टैलेंट, तलवारबाजी, क्षमताएं, बेहतरीन इंस्टिंक्ट और किसी भी डीमन की कमजोरी को महसूस करने की शक्ति। यहीं से मेन कैरेक्टर को समझ आ जाता है कि अब वो सिर्फ गेम नहीं देख रहा, वो खुद गेम के अंदर आ चुका है। और तभी हमारा एमसी पूरी तरह शॉक हो जाता है और बोलता है, ये स्टैट विंडो क्या है? फिर अचानक उसे होश आता है और वो खुद से कहता है, लेकिन पहले मुझे यहाँ से भागना होगा और वो भी जल्दी, नहीं तो ये चीज़ मुझे पूरी तरह कुचल देगी। फिर वो रुकता है, डैम इट, क्या यही मेरा एंड है? लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। रुको ज़रा, ये तो मुझे ज़रा भी दर्द नहीं दे रहा। उसी समय स्कॉर्पियन उस पर फिर से अटैक करती है, लेकिन एमसी इंस्टिंक्टिवली उसे बॉज कर लेता है। वो हैरानी में बोलता है, अब यहाँ कुछ हो सकता है, और बिना ज़्यादा सोचे वो स्कॉर्पियन पर काउंटर अटैक कर देता है। ये काम कर गया। उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे मेरी बॉडी इतनी हल्की क्यों लग रही है? फिर अचानक एक ख्याल आता है, रुको, कोई मुझे ये मत कहना, ये नहीं हो सकता। क्या मैं सच में गेम के अंदर हूं? तभी पीछे से वही स्कॉर्पियन फिर से उस पर झपटती है। एमसी भागने लगता है। स्कॉर्पियन अब पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में होती है। भागते भागते एमसी पीछे मुड़कर चिल्लाता है, ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लेता है और उसी पल उसके दिमाग में एक मूव अपने आप उभर आता है। वही मूव जिसे उसने पिछले 5 सालों में हजारों बार इस्तेमाल किया था। वही कैरेक्टर हिडन रिचर्ड, जिसके साथ उसने गेम में अनगिनत घंटे बिताए थे। अगले ही सेकंड एक तेज फ्लैशी मूव लॉन्च होता है। धड़ाम, जमीन के टूटने की जोरदार आवाज आती है और अगले पैनल में दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन बीच से पूरी तरह कट चुकी होती है। एमसी स्तब्ध रह जाता है। वाओ, क्या ये मैंने किया? फिर वो खुद से कहता है, नहीं, हिडन सच में बहुत स्ट्रांग था। अचानक उसके चेहरे पर एक नई सोच उभरती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं स्टोरी लाइन को बदल सकता हूं? वो स्टोरी जहां हिडन जूलियस को नहीं मार पाता। तभी हमें फिर से वही पैनल दिखाया जाता है, एक कैरेक्टर घुटनों पर और दूसरा उसके सामने तलवार लिए खड़ा।
उसी पल हमारे एमसी की स्टैट विंडो ओपन होती है। उसमें लिखा होता है कि उसने बेसिक स्वर्ड फाइटिंग सीख ली है और उसने गेन किया है बेसिक अटैक और क्रिटिकल हिट स्लैश। एमसी शॉक में बुदबुदाता है, क्रिटिकल स्लैश? फिर वो और ज्यादा चौंक जाता है। ये स्किल तो हिडन के पास भी नहीं थी। रुको रुको, कोई मुझे ये मत कहना। वो जल्दी से अपनी रोब उतारता है और अपनी तलवार को ध्यान से देखने लगता है। धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने आती है। वो हिडन नहीं बना है, वो तो उस कैरेक्टर में आ चुका है जिससे वो इस पूरी स्टोरी में सबसे ज्यादा नफरत करता था। वो वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। रुको, मुझे एक बार फिर देखने दो। सिल्वर हेयर, 4 आईज। उसकी आवाज कांपने लगती है। ये नहीं हो सकता। और फिर वो जोर से चिल्लाता है, ये जूलियस है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी एक प्रॉपर स्टैट विंडो सामने आती है जिसमें उसका चेहरा बना होता है और उसी के साथ उसके सारे स्टैट्स लिखे होते हैं, वही जो हमने पहले देखे थे। और यहीं पर पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है एक भव्य महल के सीन से। महल के अंदर हमारा एमसी तैयार हो रहा होता है। अब ये पूरी तरह साफ हो चुका होता है कि वो इस गेम के अंदर जूलियस क्रिपार्ट की बॉडी में रीइंकारनेट हो चुका है। एमसी खुद से कहता है, मैं इसके बारे में बार बार सोच रहा हूं। ये सच में काफी अच्छा दिखता है। फिर हल्की हंसी के साथ बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कह रहा हूं। और इसकी आंखें भी इतनी छोटी हैं। इसके बावजूद मैं अब भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। मुझे अब जूलियस की तरह जीना पड़ेगा। वो आगे कहता है, जब से मैं इस बॉडी के अंदर आया हूं, ये शरीर काफी ज्यादा वीक है। मैंने सब कुछ ट्राई किया, हर तरीका, हर चीज, स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग, जो भी मुझे लगा कि मुझे रियल वर्ल्ड में वापस ले जा सकता है। वो रुकता है, फिर धीमी आवाज में बोलता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो भी मैंने किया, सब बेकार गया। और आखिर में वो एक थकी हुई सांस छोड़ता है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि जूलियस क्रिपार्ट जैसा इंसान हमेशा बेहद जटिल भाषा और घमंड से भरी हुई टोन में बात करता था, और इसके बावजूद मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। एमसी अपने मन में सोचता है, शायद मेरे बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इसी बॉडी की वजह से हो रहे होंगे। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन अगले ही पल वो खुद हैरान हो जाता है। इसके बावजूद मुझे पता नहीं क्यों मुझे इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर वो खुद को शीशे में देखता है और हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, सोचो तो सही, मैं काफी अच्छा दिख रहा हूं। और अब मैं समझ पा रहा हूं कि ये कैरेक्टर पूरे गेम में इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों था। तभी हमें उसकी एक इमेज दिखाई जाती है, जूलियस क्रिपार्ट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पोज मारते हुए। एमसी खुद से कहता है, जरा देखो तो इसको और इसकी ये खूबसूरत चीजें। ठीक है, अब से मैं सही तरीके से खेलूंगा विलेन का रोल। लेकिन इसके बावजूद वो अंदर से काफी नर्वस था। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। मगर हैरानी की बात यह थी कि उससे भी ज्यादा उसके सर्वेंट्स कांप रहे थे। तभी एक सर्वेंट का क्लोजअप दिखाया जाता है, पसीने में डूबा हुआ, डर से कांपता हुआ। वो बुदबुदाता है, मुझे वहां नहीं जाना, खासकर उसे तो बिल्कुल नहीं देखना। यहां उसे से मतलब हमारे एमसी से होता है। लेकिन डरते डरते वो सर्वेंट एमसी के कमरे की तरफ बढ़ता है। उसके कदम कांप रहे होते हैं। वो अपने मन में कहता है, मुझे लग रहा है मैं सीधे अपनी मौत की तरफ जा रहा हूं। दरवाजा खुलता है। वो कांपती आवाज में बोलता है, मास्टर जूलियन। और तभी रिवील होता है, वो कोई मामूली सर्वेंट नहीं था, वो एक लॉर्ड था। उसका नाम था हेरेंड। एमसी उसे देखकर बोलता है, लॉर्ड हेरेंड, क्या सच में आप ही हो? पीछे से एक सर्वेंट जल्दी से बताता है, लॉर्ड हेरेंड आपसे मिलने आए हैं। एमसी के चेहरे पर एक हल्की सी क्रीपी मुस्कान आ जाती है। वो बोलता है, हेरेंड? लेकिन क्यों? क्रिपार्ट की मेन फैमिली का एक मेंबर खुद मुझे देखने आएगा? सीन कट होता है सर्वेंट पर। बेचारा बुरी तरह कांप रहा होता है। वो बोलता है, जूलियस, मैं तो बस। लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है, ये मुझे सच में बहुत ज्यादा डरा रहा है। अगले पल वो हिम्मत जुटाकर पूछता है, क्या आप अब थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं? एमसी शांति से जवाब देता है, हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। पूछने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर सर्वेंट जबरदस्ती की एक फेक स्माइल देता है। वो कहता है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। शायद मैं ही ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि आपने पहले कभी किसी को देखकर खुशी नहीं दिखाई। इसके बाद दोनों के बीच एक अजीब सी ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है। सर्वेंट अपने मन में सोचता है, ये सोचने वाली बात है, हेरेंड खुद आया है अपने सर्वेंट्स को भेजने की जगह। तभी हमें जूलियस के अंदर हमारे एमसी की आत्मा दिखाई जाती है।
एमसी सोचता है, अब ये क्या हो रहा है जूलियस। सर्वेंट बाहर निकलते हुए अपने मन में बोलता है, कितना टेरिफाइंग था ये जूलियस। क्या ये मेरी प्रेजेंस से जरा भी नहीं डरा? ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा परेशानी भरा होगा। फिर वो रुक कर कहता है, चलो देखते हैं क्या मैं इसे एच तक ले जा सकता हूं। वो जोर से बोलता है, क्या आपको पता है कि आपके बारे में यहां रूमर्स फैल रहे हैं जूलियस? एमसी तुरंत रिप्लाई करता है, सच में? सर्वेंट आगे बताता है, रूमर्स ये हैं कि आपने अपनी मेमोरीज खो दी हैं। ये सुनते ही एमसी को जोर का झटका लगता है। वो मन में सोचता है, मेरी मेमोरीज? क्या यही वजह है कि हर कोई मुझे देखकर कुछ ना कुछ अजीब बोल रहा है? हाँ, शायद मैं सच में काफी सस्पिशियस एक्ट कर रहा हूं। उधर हेरिन अपने मन में सोचता है, क्या मेरा प्लान काम कर गया? लेकिन फिर वो तुरंत बोलता है, खैर इसके बावजूद ये तो बस एक रूमर ही है।